हाय एवरीवन, मैं कुमार संजू सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एसआर टीजीटी पीजीटी क्लासेस में। हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चला रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। और बेसिकली देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे हमारी माताएं एवं बहनें हैं जो पढ़ना चाहती हैं, इच्छुक हैं और बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा ये। और बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आजकल का जो कंटेंट है हर जगह पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं मिलता है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई भी, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, चाहे वो डीएसएसबी हो, नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जीडीसी का एग्ज़ाम हो, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको हमारे कंटेंट से 110% वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक चीज़ है, ये रामबाण है, आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने हिस्ट्री को नहीं देखा है तो फिर आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, रेस्ट नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे इस जो सीरीज़ हम लोग लेकर यहाँ पर आए हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में नीडी हैं। अभी हम लोगों का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन पीरियड कवर कर लिया है, मिडिल इंग्लिश पीरियड कवर कर लिया है। जो आज हमारा टॉपिक आज का है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेनेसेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रेनेसा को शुरू करने से पहले हमारा जो प्रीवियस सेशन था मिडिल इंग्लिश पीरियड का, उसमें दो एक चीज़ें, टाइम ज़्यादा हो गया था, वीडियो लेंथी हो रहा था, इसीलिए दो एक चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद सीधे हम लोग अपने पॉइंट पर पहुँचेंगे। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मिडिल इंग्लिश पीरियड की, उस टाइम पर मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में आपको मेनली ध्यान देना ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये कहीं पर भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग वहाँ पर फीचर्स की बात कर रहे थे, जहाँ पर ये 3-4 पॉइंट हैं जो मिस रह गए थे, वो आप इनको यहाँ पर देख लीजिएगा, और अगर आप नोट बना रहे हैं तो कहीं पर उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, इसमें मेनली बात ये है कि उस समय पर एंड राइम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में एंड राइम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। एंड राइम का मतलब होता है, जैसे आपके पास दो लाइनें हैं, ठीक है, मान लो पहली लाइन के एंड में आ रहा है बुक, तो जो दूसरी लाइन है उसके एंड में आ रहा है शुक, तो ये आपका एंड राइम हो जाएगा, यानी कि लास्ट में राइमिंग होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ थी वो कहाँ हमने देखने को मिली, हमें मिडिल इंग्लिश पीरियड में, एंड राइम याद रखना। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो उस समय पर अल्ट्रेशन चल रहा था, हमको पता है कि एंग्लो सेक्शन पीरियड में अल्ट्रेशन था और बाद में मिडिल इंग्लिश में भी अल्ट्रेशन आया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था हमारा, उसमें स्ट्रेस्ड जो हमारा एलिट्रेशन था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब स्ट्रेस्ड एलिट्रेशन मिडिल इंग्लिश पीरियड में यूज नहीं हो रहा था, ये ध्यान रखना है। पेपर में आ सकता है कि क्या एलिट्रेशन वहाँ पर यूज़ हो रहा था, तो एलिट्रेशन तो था बट स्ट्रेस्ड एलिट्रेशन वॉज डिस्कार्डेड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपको ध्यान रखना है कि ये वो टाइम था जब पहली बार हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस कराया गया था पहली बार, और ये आपको पता है हीरोइक कपलेट कौन लेकर के आया था, जेफरी चौसर। उनका एक वर्क है द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, उसमें आपको हीरोइक कपलेट मिलेगा, वहीं से हीरोइक कपलेट की शुरुआत होती है। और हमको पता है हीरोइक कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है, तो ऐसी एरा में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होने लगा था, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, चौथा पॉइंट यहाँ हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पर ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। जैसे जब आप पढ़ेंगे ना जेफरी चौसर का द कैंटरबरी टेल्स,
तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि कंटेम्पररी टेल्स क्या है, पूरा का पूरा रियलिज्म के ऊपर भरा हुआ है। उसमें तो भर भर के एकदम मार पूरा आयरनी भरी हुई है, ठीक है, और उसमें सटायर भी है। तो इट वॉज एन ग्रेट एग्जाम्पल, वहाँ आप बता सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। मान लीजिए प्रश्न बना दिया गया भाई, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो वहाँ पर आपका एक काम कर जाएगा। नेट वाले जो हैं उसको ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें सीधे पहुँचते हैं रेनेसां के ऊपर, सीधे पहुँचते हैं रेनेसां। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेनेसां की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। फिर हम आपको इसमें डिफरेंशिएशन बताएंगे कि इटालियन रेनेसां और इंग्लिश रेनेसां या फिर यूरोपियन रेनेसां में जो है अंतर क्या है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम और आप सबको ये पता है मोटा मोटा कि भाई जो हमारा रेनेसां है वो बेसिकली 14वीं सेंचुरी से लेकर के 16वीं सेंचुरी तक ये रहता है रेनेसां पीरियड। कहीं कहीं पर आप पाएंगे कि 14वीं सेंचुरी से लिखा होगा 17वीं सेंचुरी तक, ठीक है, ये आप देखेंगे। वैसे तो अगर मैं बात बताऊं आपको इटालियन रेनेसां की, यानी कि जो इटली में शुरू हुआ था इटालियन रेनेसां, वो माना जाता है 1300 से, यहाँ से, ठीक है ना। और जो हमारा इंग्लिश वाला रेनेसां है, जहाँ से आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं, जो किताबों में दे रखा है, वो आपका है 1453 AD से, विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यहीं से आपके रेनेसां की शुरुआत होती है, यही डेट मानी जाती है। बहुत जगह आप इसी डेट को देखते हैं और इसी को सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन ओरिजिनली आपको ध्यान रखना है इटालियन रेनेसां की शुरुआत 13 से ही हो जाती है, मिडिल इंग्लिश पीरियड से ही हो जाती है, ठीक है। रेनेसां भी आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड का ही है हिस्सा, ये हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मैंने बता रहा था कि 1453 से कहीं पर आपको 1660 दिख जाएगा, ठीक है ना। इतना लंबा रेनेसां रहता है। ओबियसली इतना लंबा रेनेसां होता नहीं, लेकिन 1660 तक लगभग जो रेनेसां की फीचर्स रहती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो हमें वर्क्स में देखने को मिलती हैं, चाहे वो आपके मेटाफिजिकल पोइट्स हों, चाहे फिर वो आपके प्यूरिटन टाइम के राइटर हों, चाहे फिर आपके जैकोबियन टाइम के हों, एलिजाबेथन टाइम के हों। तो ये एक लेंदी पीरियड है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1660 तक, ठीक है। वन बाय वन समझेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रेनेसां? देखिए, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए। रेनेसां बेसिकली हम और आप सभी लोग जानते हैं कि रेनेसां क्या है, एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच भाषा से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिबर्थ या फिर रिवाइवल, रिबर्थ या फिर रिवाइवल, ठीक है, रिवाइवल, या फिर कह सकते हैं रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग, ठीक। अब ये रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग का मतलब क्या है, उसको भी धीरे धीरे समझेंगे कि भाई रीबर्थ यहाँ पर क्यों आया, रिवाइवल किसका हुआ, रीअवेकनिंग क्या हुआ। तो रिवाइवल का मतलब आप पहले यहाँ समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इन सब का क्या हुआ, रिवाइवल हुआ। मतलब जो ग्रीक और रोम में भर भर के फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर जो पड़ी हुई थी, जिसको पूरी तरीके से मिडिल एज तक आते आते लोगों ने नकार दिया था, उसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। अब ये फिर से जो ग्रीक एंड रोम की जो आर्ट एंड कल्चर, जो लिटरेचर रहे है, उसको फिर से वापस लाया गया, रिवाइव किया गया। उसको लोगों ने जाना, पढ़ना शुरू किया। फिर उनके अंदर क्या हुआ, जो एक डार्क एज था, अंधकार में जो जी रहे थे, वहाँ से वो लोग उजाले की तरफ आ गए। इसीलिए हम बोलते हैं रीअवेकनिंग। रीअवेकनिंग का मतलब अब इंसान पहचानने लगा कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ आवर एग्जिस्टेंस। लोग अपने बारे में सोचने लगे, वो है आपका रीअवेकनिंग या फिर रीबर्थ, ठीक है।
अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो फ्रेंच टर्म है ये बेसिकली रेनेसा, जिसको हम लोग फ्रेंच टर्म देखते हैं, ये पहली बार यूज़ किया जाता है, समझते रहना, जूलियस मिचलेट्स के द्वारा। ठीक है, इनका एक वर्क है जिसका नाम है हिस्टोरी डी फ्रांस, यानी कि हिस्टोरी डी फ्रांस, हिस्टोरी डी फ्रांस। उसमें इन्होंने पहली बार ये जो है 18 सेंचुरी में इसको यूज़ किया था अपने वर्क में, हिस्टोरी डी फ्रांस में। तो अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, मैं एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ। मान लो प्रश्न हमारा ये आ गया कि इन विच लैंग्वेज द रेनेसांस टर्म वाज टेकन, तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया जी और बहनी जी फ्रेंच। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फ्रेंच। अब अगर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि फ्रॉम विच वर्क द वर्ड रेनेसा वाज टेकन, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरी डी फ्रांस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन बना ली जाए कि इन विच सेंचुरी फॉर द फर्स्ट टाइम रेनेसांस टर्म वाज यूज्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 सेंचुरी। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी इसमें टर्निंग पॉइंट है। यहाँ देखिए, इससे पहले भी एक बंदा था जिनका नाम था ग्वार्जियो बसारी। ठीक है, इनका एक वर्क है जिसका मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनका एक वर्क है जिसका नाम है लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट, लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट। इसमें इन्होंने पहली बार 1550 के समथिंग, ठीक है, एक टर्म दिया था। वो टर्म का नाम क्या था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसका नाम था रिनसिस्टा, RINSCITA, रिनसिस्टा। इसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, रेनेसांस ये वर्ड की जब बात की जाए तो इसको यूज़ किया है पहली बार जूलियस मिचलेट ने अपने वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस में। जब ये वर्क आ जाए कि बताइए ये रेनेसांस नाम का टर्म जो है बेसिकली सबसे पहले किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वार्जियो बसारी ने। ये पूछ लिया जाए कौन सा इनका वर्क है, किसमें वर्क में ये दिया गया था, तो लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट, हमें ये बताना रहेगा। ठीक है जी, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बात आई समझ में? चलो, दैट्स वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका रेनेसा है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि टर्म कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपका रेनेसा मैं 2 भाग में बांटूंगा। कितने भाग में बांटूंगा? 2 भाग में। ध्यान देना, यहाँ पर 2 भाग में बांटूंगा। ठीक है, इसमें आपको समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ इटालियन रेनेसा, इटालियन, बस इटालियन लिख दिया, आप समझ लेना रेनेसा की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश रेनेसा। ठीक है, अब इटालियन की शुरुआत जो है लगभग आपकी 1300 से हो जाती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है इंग्लिश की वो लगभग 1500 यानी कि 50-20 से मानी जाती है। बेहतरीन तरीके से शुरुआत वहाँ पर होती है। अब जो आपका रेनेसा था वो इटली के फ्लोरेंस, कौन सी सिटी थी? फ्लोरेंस में ये जो है आपका रेनेसा फ्लोरिश होता है। यहाँ पर और भी सिटी हैं जैसे कि फ्लोरेंस हो गई, वियना हो गया, रोम हो गई। ये सिटी में इधर काफ़ी ज़्यादा रेनेसा जो है पॉपुलर होता है। यहाँ पर सबसे पहले रेनेसा क्यों आया, यहाँ लेट क्यों आया, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोगों ने मिडिल एज में एक चीज़ देखी थी। मिडिल एज में हम लोगों ने देखा था कि भाई मर्चेंट क्लास का ग्रोथ होने लगा था। अब इसीलिए तो हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर पहले क्यों, यहाँ का है नहीं। तो हमने देखा था कि वहाँ पर मर्चेंट क्लास ग्रो करने लगा था। अब मर्चेंट क्लास ग्रो करने लगा था तो भाई उनके पास वो लोग काफ़ी ज़्यादा वेल्थी थे, उनका नाम था। तो वो क्या थे कि वो लोग इटाली में पैट्रोनेज बन गए।
आर्ट कल्चर लिटरेचर के, लोगों को शरण देने लगे भाई, अपना पैसा लगाने लगे, लोगों को सपोर्ट करने लगे। तो वहीं से क्या होता है, जितने भी आर्टिस्ट पेंटर राइटर जो रहे हैं उनका ग्रोथ वहाँ पर इटली में पहले शुरू हो गया। अब इसमें एक फैमिली आती है जिसका नाम आपको याद रखना है, उस फैमिली का नाम हमें याद रखना है जिसने इटली में इसको सपोर्ट करा सबसे ज़्यादा। अगर रेनेसा को किसी ने सपोर्ट किया तो वो है मेडिसी फैमिली। मेडिसी फैमिली, ये मेडिसी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रेस्टीजियस थी, वेल्थी थी, तो इन लोगों ने जो है यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका रेनेसा आया। ठीक है जी। ये बाद में हमारे यहाँ पर जो आपका इंग्लिश रेनेसा है वो फ्लोरिश करेगा एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे, एलिजाबेथ पीरियड में, क्योंकि एलिजाबेथ जब पैट्रोनाइज देती हैं तो उसमें आपके शेक्सपियर महोदय, बैकन वगैरह, ये सब लोग पैट्रोनाइज पा करके उनके शरण में आकर के ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और इंग्लैंड का नाम होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई इटली की किस सिटी में इसकी शुरुआत होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस में। ठीक है। और इसमें भी लिख लो, मिलान भी चाहे लिख सकते हो, मिलान सिटी भी है, उसको भी ध्यान दो। ये इधर साइड की बता रहा हूँ मैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इटालियन रेनेसा था वो सबसे ज़्यादा ध्यान देता था, किस पर ध्यान देता था? आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग पर। ये लोग जो चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे थे वो अपने आर्ट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू और अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों को सोसाइटी में जागरूक कर रहे थे यहाँ के लोग। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर फोकस किया। अब जो इंग्लिश आपका रेनेसा है उनके बारे में जान लो आप। ये लोग सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिए? इन लोगों ने ध्यान दिया म्यूज़िक एंड लिटरेचर। म्यूज़िक एंड लिटरेचर, इन लोगों ने अपना माध्यम बनाया म्यूज़िक लिटरेचर, अपने लिटरेचर को इन्होंने ज़्यादा लिखा। इसीलिए आप देखेंगे कि भाई जो हमारा एलिजाबेथन पीरियड आएगा उसमें बेहतरीन ड्रामा डेवलप किया, प्रोज ने डेवलप किया, उसके बाद में आप देखेंगे नॉवेल ने भी उसमें डेवलप किया, पोएट्री वगैरह भी बहुत अच्छी लिखी जाने लगी। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि जो यूरोपियन थे, जो इंग्लिश रेनेसा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों ने लिटरेचर पर फोकस किया। अब इसमें आप ध्यान देंगे, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, इसमें भी आपके और पेंटर थे। कौन कौन पेंटर थे? जैसे इस टाइम पर ध्यान दीजिए, पेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। फेमस पेंटर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फेमस पेंटर लिख रहा हूँ, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलो ध्यान रखेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा राफेल का, राफेल। ठीक है। आपने नाम सुना होगा माइकल, आपने नाम सुना होगा राफेल का, माइकल एंजेलो का। ठीक है, माइकल एंजेलो। आपने नाम सुना होगा लियोनार्ड डी विंसी, लियोनार्ड डी विंसी। ये वही हैं जिसने मोनालिसा की पेंटिंग की थी। इटालियन पेंटर्स हैं ये, बड़े फेमस नाम है। जैसे आप जब रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ेंगे तो उसमें आपके राफेल जो है ये पेंटर, उनका मेंशन होता है, माइकल एंजेलो का होता है। ठीक है ना। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है। इनका आपको नाम याद रखना है, ये बड़े बड़े पेंटर्स उस टाइम के हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इटालियन वाले किस पर जोर दे रहे थे और इंग्लिश वाले किस पर जोर दे रहे थे। दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो हम अब ये देखेंगे कि भाई फीचर्स क्या क्या रही, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग? रेनेसा की पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें वहाँ पर थीं और क्या क्या हुआ रेनेसा में, कैसे लोग जो हैं जागरूक हो गए, कैसे भाई साहब, कैसे क्या उन्हें ऐसा मिल गया कि जागरूक हो गए, क्या यहाँ पर कुछ नया हो गया। तो यहाँ पर इसकी 7 हेडिंग्स जो हैं वो मैं आपको लिखूँगा, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। देखो, नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया भाई साइंस जो है, साइंस ग्रो कर रही थी बढ़िया से। ठीक है। म्यूजिक आपका हो गया,
रिलीजन पर फोकस हुआ। ह्यूमनिज्म हो गया। अगला आपका नेविगेशन। मतलब ये वो टाइम था जब आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था, और पूरे यूरोप में जो रेनेसां फैला था उसके पीछे ये भी कारण है, और कारण आपको पता ही होगा, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि विलियम कैक्सटन का नाम मैंने आपको बताया था। विलियम कैक्सटन आपको बताया था 1476 में इनका प्रिंटिंग प्रेस आता है। तो इनकी प्रिंटिंग प्रेस ने भी भाई क्या किया था, पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में इन्होंने भाई चीज़ों को स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास आसानी से चीज़ें पहुंची जा रही थी। पहले उनके पास प्रिंट मीडिया वगैरह कुछ चीज़ें साधन था नहीं जिससे वो जागरूक हो पाते, एक दूसरे के बारे में जान पाते। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा। ठीक है जी। दूसरा क्या था, एक गुटेनबर्ग नाम सुना होगा। गुटेनबर्ग ये जर्मनी के हैं। जर्मनी में लगभग 1400 वही मान लो 49 की तरफ समथिंग एक प्रिंटिंग प्रेस थी जो कि मोबाइल प्रिंटिंग प्रेस थी जर्मनी में। जगह जगह पर कहीं पर भी आप रख करके उसे चीज़ों को प्रिंट कर सकते थे। तो उस साइड में सबसे पहले इटालियन रेनेसां शुरू हो गया, और इन दोनों प्रेस के लोगों का बड़ा ही योगदान है इस रेनेसां को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाने का। और बाकी बेसिक चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में बताई ही थी, फिर यहाँ पहुँचेंगे। एक बार फिर से आपको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि भाई 1453 में जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल, अरे भैया चलो, कॉन्स्टेंटिनोपल ये जब मैं आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल आप देख रहे हैं ये पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हिस्सा था। ठीक है जी। बाद में क्या होता है 1453 में यहाँ पर तुर्की का शासक सुल्तान ओटोमन एम्पायर, ओटोमन क्या करता है यहाँ पर आकर के, ओटोमन जो होता है वो इस पर अटैक कर देता, इन्वेट कर देता। तो यहाँ के लोग जो हैं वो भाग जाते हैं यहाँ से, अपने साथ जो भी उनके पास होता है ग्रीक की, रोमन की जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, किताबें होती हैं, आर्ट एंड कल्चर जो भी चीज़ होती है अपने साथ लेकर के पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोगों को जागरूक करते हैं, अवेक करते हैं, उन्हें नई नई फिलॉसफी से आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, ज्योग्राफी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं लोगों को बताते हैं। धीरे धीरे लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने बारे में ध्यान देने लगते हैं और चीज़ें बदलती हुई चली जाती हैं। ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। वैसे तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पता है आपको। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर भैया जी कि देखो साइंस में क्या होता है, आपने कॉपरनिकस का नाम सुना होगा। कॉपरनिकस का ये वो टाइम था जब नए नए इन्वेंशंस, नई नई डिस्कवरीज, ठीक है, नए नए सेक्टर्स में काम हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा था उस टाइम पर। तो साइंस में आपको पता होगा कॉपरनिकस का नाम सुना होगा आपने। कॉपरनिकस इन्होंने भाई साइंस में इन्वेंशन क्या मतलब डिस्कवरी की थी, कॉपरनिकस जी ने। फिर आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। कॉपरनिकस ने गैलीलियो के लिए रास्ता जो है प्रशस्त कर दिया, नई नई डिस्कवरीज हुई, म्यूजिक भी मूव कर गई। रिलीजन में क्या था, रिलीजन में अभी हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्मेशन, इसको भी डिटेल में देखेंगे रिफॉर्मेशन। ठीक है। रिफॉर्मेशन में हम किसको पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर को पढ़ेंगे अभी, चिंता ना करिए। अब ये ह्यूमनिज्म आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। देखो ह्यूमनिज्म क्या होता है बेसिकली, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि भाई जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों के प्रति
भावना हमारे अंदर जो है सिंपैथी इम्पैथी दोनों होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावाद है, ऐसे तो कहने से बस आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। लेकिन ह्यूमनिज्म बेसिकली फोकस किस पर करता है? ह्यूमनिज्म फोकस करता है इंटरेस्ट इन द ग्रीक एंड रोमन एंटीक्विटी QUI मतलब ग्रीक एंड रोम की जो आर्ट कल्चर लिटरेचर है उसको रिवाइव करना, उसमें इंटरेस्ट लेना ही ह्यूमनिज्म होता है। लेकिन ह्यूमनिज्म हमें ये बताता है कि भाई हम इन जो ग्रीक रोमन राइटर जो काफ़ी प्रकांड विद्वान थे उनको पढ़ कर के हम चीज़ों को समझ पाएँ, लोगों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो, उनके प्रति सहानुभूति दया और हम क्या हैं उसके बारे में जान पाएँ, वही ह्यूमनिज्म था। इसे आपने देखा इटालियन में आपके जो राइटर्स हैं दांते वगैरह, अरिस्टो, ठीक है, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब के बारे में पढ़ना, इन सब के बारे में जानना ही ह्यूमनिज्म कहलाता है। तो इसमें आपके जो लीडर हैं, मतलब जो लीडर हमारे हैं इसके, वो दो मेन हैं ह्यूमनिज्म के, एक तो हैं दांते और दूसरे हैं पेट्रार्क, ठीक है। पेट्रार्क इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है पेट्रार्क क्या है? पेट्रार्क जो है बेसिकली ये फादर है ह्यूमनिज्म की और ये मेन आता है ह्यूमनिज्म, ठीक है, याद रखना है। नेविगेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेविगेशन में हम क्या देखेंगे? तो नेविगेशन में आपको नाम आपने सुना होगा वास्को डिगामा का, तो इसमें भाई अलग अलग लोगों ने जो है चीज़ों को करा है। इसमें एक वास्को डिगामा, ठीक है। दूसरे आपके क्या हो गए भाई? कोलंबस। दूसरे आपके क्या हो गए? कोलंबस बारे में तो सुना ही होगा आपने। इन लोगों ने भाई नए नए जो हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस को खोजा, तो उससे भी लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी, ठीक है। लोग यहाँ पर कापानिका दो कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मांड में मतलब देख डाला। तो लोग जो थे वहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे नई चीज़ों का इन्वेंशंस हो रहा था, डिस्कवरीज हो रही थी, प्लेसेस की, साइंस में डेवलपमेंट हो रहा था, लिटरेचर में भी डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, रिलीजन में भी रिफॉर्मेशंस आ रहे थे। तो लोग पूरी तरीके से अपने आप को एक तरीके से जो वे ऑफ थिंकिंग था, जो भी अंधेरे में पड़े हुए थे, जाग गए। लोग समझने लगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अब लोग जो है लॉजिकली थिंक करने लगे, क्रिटिकली एनालिटिकली चीज़ों को सोचने लगे। अब ऐसा नहीं था कि एज इट इज़ जैसे उन्हें परोस दिया गया उन्होंने वैसे ही चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, अब ऐसा वहाँ पर नहीं था। इसीलिए रेनेसां का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक है। तो ये कुछ जो वास्को डिगामा हो गए, कोलंबस हो गए, इन लोगों ने चीज़ों को डिस्कवर किया। आपको पता है कोलंबस ने किसका डिस्कवरी की? अमेरिका की। वास्को डिगामा ने क्या खोजा? कौन सा कंट्री खोजा था वास्को डिगामा ने? इतना भी नहीं पता था, क्या करें? कमेंट बॉक्स में मेंशन करो फटाफट। चलो वेरी गुड। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके सीधे पहुंचते हैं फीचर्स पर। मैं रखता हूं यहाँ पर रेनेसां। फीचर्स पर पहुंचेंगे सीधे हम लोग कि भाई फीचर्स का मतलब कह सकता हूँ थीम क्या रही है। थीम क्या थी? थीम ऑफ रेनेसां। अरे हाँ, थीम ऑफ रेनेसां से पहले एक पॉइंट मिस कर गया, अभी मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा, वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन देख लो। रिफॉर्मेशन देखो, ये रिफॉर्मेशन जो आप टर्म देख रहे हैं बेसिकली ये रिलीजन से एसोसिएटेड है, यानी कि चर्च से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? चर्च से। अब हुआ यूं कि जब रोमन ने अपना रिलीजन हमारे यहाँ इंग्लैंड में शुरू कर दिया था, ठीक है, तो वो रोमन कैथोलिज्म वहाँ पर था। रोमन कैथोलिज्म क्या था कि उसमें इतनी ज़्यादा बुराइयाँ व्याप्त हो गई थी कि जो मार्टिन लूथर साहब थे और जो जॉन कैल्विन भाई साहब थे हमारे, उन्होंने जब देखा कि यार मतलब चर्च का काम तो एक सुप्रीम अथॉरिटी था, चर्च को ही लोग मानते थे, चर्च की बात सुनते थे, उसी के अकॉर्डिंग लोग चलते थे,
मतलब चर्च उस समय सर्वे सर्वा था, चर्च रूल कर रहा था एक तरीके से सोसाइटी पर। तो देखा कि चर्च में ही इतना करप्शन फैल गया है, तो अब देखा कि यार अब ये चर्च का जो रियल मीन था, लोगों को गाइड करना, उनको फिलॉसफी बताना, ठीक है, उनको एक रास्ता से दिखाना, वो अब चीज़ें नहीं रहीं, पूरी तरीके से कमर्शलाइज्ड हो गया था आपका चर्च। तो मार्टिन लूथर साहब ने एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का नाम था भैया जी, क्या था ये देखो, उस मूवमेंट का नाम था एंटी कैथोलिज्म। क्या था भैया जी? कैथोलिज्म, एंटी कैथोलिज्म। ये आपका जो है लगभग 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर साहब ने, किसने शुरू किया था? तो आपको ध्यान रखना है, मार्टिन लूथर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और जॉन कैल्विन, ये आपके थे स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस एंटी कैथोलिज्म एक मूवमेंट चलाया, यानी कि प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट रिलीजन की शुरुआत इन्होंने की, जिसको हम प्रोटेस्टेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न जब आ जाए कि भाई एंटी कैथोलिज्म मूवमेंट जो था किसने चलाया? मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। मार्टिन लूथर किस कंट्री के थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी के। जॉन कैल्विन किस कंट्री के संबंधित हैं? तो स्विट्जरलैंड के। ये मैचिंग में आ सकता है। दूसरा, आप कब लगभग चलाया अप्रॉक्सीमेटली? तो 1517 में। क्यों चलाया था? रोमन कैथोलिज्म के अगेंस्ट में चलाया था। कौन सा रिलीजन चलाया था? तो प्रोटेस्टेंट रिलीजन चलाया था, ठीक है जी। अब क्यों चलाया था? तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या था इंग्लैंड में, कि जो हमारा चर्च हुआ करता था, चर्च जो हुआ करता था, वो ये चर्च जो है बेसिकली पॉलिटिकल लाइफ में घुस गया। मतलब अब राजनीतिक चीज़ें जो हैं इसमें इंटरफेयर करने लगी, और जो चर्च था वो काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल बन गया, ठीक है, और वेल्दी बन गया। बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे आने लगे। मतलब ये था कि यहाँ जो प्रीस्ट थे वो क्या करते थे, भाई अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको बोलते थे ठीक है तुम हमारे पास आ जाओ, कन्फेस कर लो, मुझे पैसा दे दो और तुम्हारे सारे जो हैं अपराध माफ़ हो जाएंगे। ये चीज़ें हमें जेफरी चौसर के वर्क में भी देखने को मिलती है, कंट्रोवर्सी टेल्स। वहाँ पर जो हमारे सामने आता है फ्रैंकलिन, या मान लो नन को भी आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो उनका ओरिजिनल काम था वो कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो सांसारिक चीज़ों में लिप्त हैं। अब वहाँ पर आपने देखा होगा जेफरी चौसर की कंट्रोवर्सी टेल्स में कि वो पैसे दे करके बोलता था, बस लोगों को कन्फेस करा देता था। तो वैसे यहाँ पर भी होने लगा था, ये पैसा दो कितने पाप करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद रखना ये थी कुछ चीज़ें जो रिफॉर्मेशन था आपका। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं थीम की। क्या बात करेंगे? थीम की, ठीक है। थीम क्या रही है? अगर प्रश्न आ जाए कि अब यहाँ का जो लिटरेचर आने वाला है, ठीक है, थीम ऑफ रेनेसां, इन्होंने किस पर जोर दिया? रेनेसां आने पर किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, किन का इन्फ्लुएंस जो है हमारे लिटरेचर पर ज़्यादा पड़ा, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो। पूरा मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से समझ लेना, ठीक है, एक एक चीज़। अब मैं यहाँ जो जितनी फीचर्स लिखने वाला हूँ वो सारी फीचर्स आपको इंग्लिश लिटरेचर में जो मैं राइटर्स के नाम बताऊँगा, ड्रामेटिस्ट, पोएट के, उनके वर्क में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही ये रेनेसां आता है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है राइटर्स पर, पोएट पर, ड्रामेटिस्ट पर, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। किन किन थीम्स पर उन लोगों ने लिखा, बाद में हम लोग चलेंगे अपने राइटर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन लोग थे वहाँ पर। तो अब आप यहाँ देखेंगे नंबर 1, ये लोग जो थे लव फॉर ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रहे थे। नंबर 2, लव फॉर वेल्थ, यानी लव फॉर मनी, पैसे को ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। लव फॉर पावर पर लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा था।
ठीक है। लव फॉर ब्यूटी, लव फॉर मनी, लव फॉर पावर एंड लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर नॉलेज। इस टाइम के लोग ज्ञान के काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। अब देखो, चाहे आप पावर की बात कर लो, मनी की बात कर लो, ब्यूटी की बात कर लो, ये सारी चीज़ें आपको जब आप पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन राइटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि एलिजाबेथन जो आपका एज है वो भी रेनेसां में ही आता है, उसका इम्पैक्ट पूरी तरीके से एलिजाबेथन एज पर दिखेगा। और एलिजाबेथन एरा ही है जो हाईएस्ट पीक था आपका रेनेसां का, याद रखना, ठीक है। तो लस्ट फॉर नॉलेज आपको मिल जाएगा, इसमें आपको पैट्रियोटिज्म मिल जाएगा, पैट्रियोटिज्म मिल जाएगा आपको इसी में देखने के लिए, ठीक है। चीज़ें नोट कीजिए फटाफट इतनी। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल, इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल मतलब ये था कि अब जो इंडिविजुअल हैं उन पर ध्यान दिया जाने लगा कि द स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन, जो आपने अलेक्जेंडर पोप की लाइन पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर भी वो चीज़ थी कि अब लोगों की इमोशंस के बारे में, उनके बारे में अध्ययन किया जाने लगा, साइकोलॉजी के बारे में, रियलिज्म पर ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और भी इसमें हैं, जैसे चलिए यहाँ ऐड कर देते हैं एक इधर। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब इसको सीधा बोलने मैजिक। मतलब क्या था कि जो उस टाइम के लोग थे वो अपने जीवन में मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों बनाने के लिए मैजिक पे भरोसा करते थे, मैजिक वाली चीज़ों को देखते थे, पसंद करते थे। इसीलिए जितने भी आप वर्क देखेंगे एलिजाबेथन टाइम के, उसमें आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे। अब जैसे आपको लव फॉर मनी, लव फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, इसकी बात की जाए तो मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देखता हूँ, ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपने डॉक्टर फास्टस को पढ़ा होगा। डॉक्टर फास्टस किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है ये। और क्रिस्टोफर मार्लो को एक बात याद रखना, द चाइल्ड ऑफ रेनेसां बोला जाता है। द चाइल्ड ऑफ रेनेसां, द चाइल्ड ऑफ रेनेसां बोला जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। तो डॉक्टर फास्टस जब आप पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर फास्टस इतना बुद्धिमान आदमी था, इतना इंटेलिजेंट टैलेंटेड बंदा था, उसके बावजूद भी उसने अपनी सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके कहाँ नार्कोमैसी में पड़ गया। उसे इतने पावर की भूख थी, इतना वो चाहता था कि मेरे पास और नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो उसने अपना पूरा जीवन लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर के लिए ख़त्म कर दिया। दुनिया पर राज करना चाहता था, मालिक बनना चाहता था वो। और अंततः क्या होता है कि जब उसकी मृत्यु नज़दीक होती है, 24 घंटे उसके जीवन के बचते हैं, फिर एक एक मिनट, एक एक क्षण भगवान से प्रार्थना करता है कि भले इसके मुंह से निकल आए, भगवान मुझे बचा लो। लेकिन एट द एंड क्या होता है, उसका जीवन बड़ा ही नरक हो जाता है। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आदमी को ये भी बताया गया है कि जिस भाई ज़्यादा पावर के पीछे में या फिर नॉलेज के पीछे में गलत तरीके से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ना उनके पीछे पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर और भी देख लो, जैसे मैकबेथ का देखो आप, चाहे आप हैमलेट के देख लो, पूरा मामला पावर का ही है, वहाँ पर ब्यूटी का है। देखो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपकी। अब जैसे पैट्रियोटिज्म है, आपने फेरी क्वीन को पढ़ा होगा, भाई एलिजाबेथ फर्स्ट को डेडिकेशन किया था नहीं किया था, तो उसमें पैट्रियोटिज्म देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल तो हर वर्क में है, मतलब आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक विशेषकर व्यक्ति के साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको कैसे एक्सप्रेस किया गया है ड्रामा में। शेक्सपियर के देखिए मिलेगा आपको, है कि नहीं वहाँ पर। और इस टाइम का लिटरेचर जो था वो ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव भी था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिव था। जैसे अब आपने बैकन को पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें, तो बताते हैं ना कि भाई नीदर अ बोरो नॉर अ लेंडर बी,
ना तो किसी से पैसा लो ना किसी से पैसा दो। ठीक जी, चलो वेरी गुड। तो ये चीज़ें वहाँ पर थी। अब इस टाइम पर लिटरेचर जो है, लिटरेचर किन किन चीज़ों का ट्रेंड बढ़ गया, तो भाई लिटरेचर में अगर हम बात करें तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश होने लगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रामा लिखा गया। ड्रामा को लिखने वाले कौन कौन लोग थे, तो भैया जी आपको पता होना चाहिए, इसमें आपके जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स भी आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स बताएंगे अभी हम। इसमें सबसे महान आदमी आपके कौन है भाई, शेक्सपियर महोदय हो गए। नंबर 2 पर आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो गए। नंबर 3 बेन जॉनसन हो गए। ये बड़े बड़े नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो उस टाइम के थे, शेक्सपियर, मार्लो। अब ये लोग जो हैं, और हाँ एक चीज़ और भी याद रखना, जो ग्रीक लीजेंड मैंने बोला था ना भाई, रेनेसा का मतलब क्या था कि ग्रीक और रोम की जो लिटरेचर आर्ट कल्चर है उसको रिवाइव करना। तो उसके साथ साथ आपको प्रमाण मिल जाएंगे शेक्सपियर के वर्क में। ये लोग ग्रीक की मिथालॉजी, रोम की मिथालॉजी को अपने वर्क में इंक्लूड करते थे, जैसे कि शेक्सपियर का विंटर्स टेल देख लीजिएगा, ठीक है। रिलीजियस थीम पर भी बेस्ड आपको बहुत सारे वर्क मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको ऊपर पहले थीम मैंने बताई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको। तो ये हो गया, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है आपका डेवलप किया। ड्रामा के बाद में आप यहाँ बात कर लो पोइट्री की, इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट किया। पोइट्री में भाई आप क्या देखते हैं, चलो भाई पोइट्री के राइटर लिख देते हैं फटाफट। आपने देखो थॉमस वार्ड का नाम सुना होगा, WYTT, थॉमस वार्ड। ये क्या थे भाई, ये वो बंदा था जिसने पहली बार इंग्लैंड में सोनेट लेके आया था, यानी कि अलग अलग जैनर्स भी शुरू हो गए थे, सोनेट वगैरह, इटालियन सोनेट, फिर शेक्सपियरियन सोनेट, ये भी इसी एरा में डेवलप हो गई। अब इटाली के बारे में अगर इनको पता नहीं होता, इन्होंने पढ़ा नहीं होता, जाना नहीं होता वहाँ के राइटर के बारे में, कुछ इनके पास अगर होता नहीं, तो ये इटालियन सोनेट को कैसे अडॉप्ट करते। और वही इटालियन सोनेट ये लेकर के आए थे, कहाँ लेके आए थे, इंग्लैंड में। तो प्रश्न ये बना दिया जाता है कि भाई इंग्लैंड में सोनेट लेकर कौन आया, तो वार्ड थे। इनके साथ में इनके चेले थे सरे, ठीक है। ये दोनों लोग जो हैं फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लिखे। इनके बाद में फिर बहुत सारे लोग आते गए। शेक्सपियर का जो है भाई बहुत सारी सोनेट लिख डाली, आपको पता ही होगा 154, फिलहाल अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। तो पोइट्री का भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ। फिर इस एरा में आप देखेंगे नॉवेल्स की शुरुआत हो गई थी। यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है नॉवेल्स वगैरह लिखे। ड्रामा मैंने आपको बता दिया, पोइट्री मैंने आपको बता दी। कुछ कुछ जो है इसमें है भाई लिरिक्स भी लिखी जाने लगी थी, कुछ लिरिक्स भी आ गई थी, ठीक है। तो ये और इसमें लिटरेचर का कुछ डेवलपमेंट था। और प्रोज के तो भाई आप जानते हो कि भाई महारथी रहे हैं इस एरा में, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। देखिए बैकन ने जितने ज़्यादा प्रोज लिखी है, आपने देखा होगा कि भाई उनके जो 58 एसेज हैं वो डिस्पर्स मेडिटेशन है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने लिखा ना हो। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा लर्निंग्स थी। उस अपनी लर्निंग के थ्रू उन्होंने सबको, इंग्लैंड को जागरूक करने की कोशिश की। किसका इम्पैक्ट रहा है? रेनेसा का इम्पैक्ट रहा है। तो प्रोज के फादर कौन बोले जाते भाई, एक तरीके से मैंने आपको बता दिया था। तो प्रोज में आप जानते हैं एसे वगैरह आते हैं, तो एसे के फादर यहाँ पर कौन है? तो अगर एसे के फादर बोले जाएं, इंग्लिश एसे के फादर कौन है? तो हमारे बैकन महोदय जी हो जाएंगे। प्रोज के फादर मैंने आपको बोला था जॉन बाइक्लिफ, उससे पहले किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, कहीं कहीं पर विलियम टेंडल भी मिलते हैं आपके, तो कन्फ्यूज नहीं हो रहा, जॉन बाइक्लिफ है मेनली वो, ठीक है। तो इतनी चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा गया, इसमें आपके बैकन हो गए। अब यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स, ये यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन? तो भैया जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग जो थे, वही कहाँ पढ़ने वाले थे? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स नाम दिया जाता है। इसमें आपके साथ आते हैं, ठीक है जी, जैसे
थॉमस नैश, थॉमस किड, ठीक है, जॉर्ज पीले, पीले नाम सीधे लिखा जॉर्ज पीले, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक। थॉमस ने आए, फिर आप क्या हो गए 5 नंबर पर लिली, ठीक है, जॉन लिली हो गए। ऊपर नहीं जाता है, चलो हाँ। तो ये हो गए आपके कुछ यूनिवर्सिटी विड्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपनी पीडीएफ फाइल की तरफ, बस आपको एक तरीके समराइज करने के लिए। चलिए भाई रेनेसा के बारे में फटाफट देखते हैं पीडीएफ फाइल में अपनी। तो रेनेसा क्या है बेसिकली, इवेंट द ड्रॉ अ क्लियर लाइन बिटवीन मिडाइवल एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मिडिल और मॉडर्न के बीच में एक ब्रिज है। इसमें रेनेसा में भाई क्या है, नई नई चीज़ों का इनोवेशन हुआ, ठीक है, टू इंग्लिश लिटरेचर में। उसमें से हमने और आपने देखा था कि जो हमारे ड्रामा थे, मिस्ट्रीज प्ले, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले, उनकी शुरुआत मिडिल इंग्लिश में हो जाती है। उसके बाद में हमारे शेक्सपियर महोदय जी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्लेज वगैरह लिखते हैं, इनका जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इस पे है, ठीक है। अब ओरिजिनल कहाँ था, तो उसको हम लोग देख चुके थे मोटा मोटा। भाई देखिए रेनसिस्टा जो है, ये मैंने आपको बताया था रेनसिस्टा, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ड है, ये नहीं, ये वाला ओरिजिनल वर्ड है। इसका मतलब होता है रीबर्थ, और ये 1550 के समथिंग में था, मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। और बाद में ये देखो जो मिचलेट जो हैं, ये पहली बार रेनेसा टर्म ये वाला ये यूज़ करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा वर्क था, हिस्टोरी डी फ्रांस में, ठीक, वो आपको। और इटली में ही ये फ्लोरिश होता है, कौन सी सिटी में, फ्लोरेंस सिटी में, मैंने बता दिया। वहाँ मैंने बता दिया था कि कौन सी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडिसी फैमिली, ठीक। इटाली में कितना 14th सेंचुरी में शुरू होता है, और बाद में ये इंग्लैंड में पहुंच जाता है 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में भरमार हो जाती है, समझ में आई बात। और इसमें मेन टर्म जो है ह्यूमनिज्म क्या होता है, मतलब टू टेक इंटरेस्ट इन द क्लासिकल राइटर्स, इन द क्लासिकल राइटर एज वेल एज देयर आर्ट एंड लर्निंग एंड कल्चर। मतलब जो भी क्लासिकल राइटर्स हैं या फिर कह सकते हैं ग्रीक की जो आर्ट कल्चर है, उसमें हम इंटरेस्ट लेना ही ह्यूमनिज्म होता है। और ये जो हमारे ग्रीक राइटर है, ये हमें सिखाते हैं कि मानव क्या है। बात समझ में आई। वहीं से कैसे सीख पाएंगे, जब हम क्लासिकल राइटर को फॉलो करेंगे, उनमें इंटरेस्ट लेंगे, उनकी चीज़ों को पढ़ेंगे, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हम ह्यूमन बीइंग को समझ पाएंगे। चलो वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी भैया जी। इसमें रेनेसा में क्या था, डिस्कवरीज हुई थी वर्ल्ड की, मैन की। क्या मतलब है, डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ मैन बाय मैन। आदमी ने आदमी को खोजा, मतलब वो क्या है, इंसान तुम क्या हो, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ पाया कब, रेनेसा आया जब, ठीक है जी। पहले इंसान को पता ही नहीं था हम क्या हैं, बजरंगबली के तरीके से अपनी शक्तियाँ नहीं पहचानता था, बाद में पहचान पाया। अब जैसे देखो ये रेनेसा आया तो कहाँ हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा ऑन इंग्लिश लिटरेचर इज इंक्रीज्ड विलिंगनेस of writer to satirize existing works. The most significant impact of the Renaissance on English literature was seen in the change of perception of human beings. ये most important है। देखो क्या मैंने बताया, बार बार वही बता रहा हूँ कि लोगों को देखने का, सोचने का नज़रिया इस रेनेसां ने बदला था, ठीक है। अब व्यक्ति के अंदर देखा जा रहा है, शेक्सपियर महोदय की लाइन है ये, कि नाउ ही लुक्स इनवर्ड इनटू हिज ओन सोल। पहले ऐसा नहीं था। देखो ये इस पे ध्यान दिया गया था, ठीक। रेनेसा ने क्या किया, एक नई स्पीड ला दी इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, और इसके हर क्षेत्र में। द थिस्ट फॉर क्लासिकल लर्निंग। रेनेसा नहीं आता तो हम ग्रीक आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के बारे में नहीं जान पाते। कितने महान महान लोग हुए हैं, उनकी फिलॉसफीज क्या क्या रहे, उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाते, ना अरिस्टोटल, ना फिर हमारे प्लेटो, ठीक है, इनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाते। एक्लीज हैं, सोफोक्लीज हैं, यूरोपाइडस, इनके बारे में कभी जान पाते, नहीं जान पाते। तो ये कैसे हो पाया, रेनेसा के कारण, ठीक है। रेनेसा आया तब नई नई चीज़ें हुई।
आपने एक नाम सुना होगा, थॉमस सैकवल एंड थॉमस नॉर्टन का। पता होना चाहिए कौन है ये। नहीं पता है तो पता कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बस बताना ये है कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी थी और फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी। ये तो खैर बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश एंड फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी थी, फिर मैं बताऊंगा आपको। पता है तो अभी बताइए फटाफट, तब तक हम चल रहे हैं आगे, नहीं तो फिर बताएंगे। तो इम्पैक्ट ड्रामा पे क्या रहा, तो मैंने भाई देखे आपको बताया कि भाई फर्स्ट क्लियर इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा इन द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेनेसां ड्रामा बीकेम मोर सेकुलराइज्ड। ड्रामा कैसा हो गया था, सेकुलराइज। सबसे ज़्यादा ड्रामा प्रोड्यूस किए जा रहे थे, ठीक है। और बाद में ये आपके देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में जैसे मार्लो हैं, ये सब लोग, इन लोगों के हाथ में आकर के और बढ़िया बन गया। मार्लो महोदय को क्या बोला जाता है, द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां, ठीक है। मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम याद रखेंगे। अब इसमें जितने भी इनके हीरोज़ रहे हैं ड्रामा में, उन्होंने चीज़ क्या दिखाने की कोशिश की है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था फीचर में कि भाई उनकी जो भूख थी नॉलेज के लिए, वेल्थ के लिए और पावर के लिए, ठीक है, वो चीज़ शो की गई। अब ये मैंने कहा था इनके वर्क में मिलेंगी, क्योंकि ये उस टाइम का सिचुएशन था, उस टाइम की सोसाइटी थी। उनको पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, नॉलेज, ये सब चाहिए था। वो चीज़ें हमें शेक्सपियर के वर्क में और राइटर्स के वर्क में दिखाई गई हैं, और उनके थ्रू उनको सेटराइज किया गया ताकि चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हो पाएँ, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था ग्रीक मिथ और रोमन मिथ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इन लोगों ने लिया, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल्स, क्रॉनिकल्स जो रहे हैं उनको भी रिवाइव किया गया, क्लासिकल चीज़ों के ऊपर लिखा गया, उनका एल्यूजन्स वगैरह लिया गया। तो ये चीज़ें दिखाई गई भाई, ये सोशल इवेल्स वगैरह जो हमारे यहाँ पर थी, वो जैसे लस्ट फॉर मनी हो गई, ठीक है, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर पावर। अब आपको ध्यान ये देना है, ये एलिजाबेथन टाइम चल रहा था जब आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आता है, ठीक है। और दूसरा, जैसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, थॉमस किड के बारे में मैंने बताया जो यूनिवर्सिटी विट था, तो उसका एक जो वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है, वो सीनेसन ट्रेजेडी है। क्लासिकल राइटर था सीनेसा, उसी से इंस्पायर्ड होकर के उसने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी। सीनेसन ट्रेजेडी का मतलब एक ऐसी ट्रेजेडी जो ब्लड स्लड से भरी हो। तो ये कहाँ से इंस्पायरेशन लिया था, क्लासिकल लर्निंग से, ठीक है, क्लासिकल राइटर से, सीनेसा से। और वही चीज़ आपको एक रिवेंज ट्रेजेडी देखने को मिलेगी कहाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे जॉन वेबस्टर को जैकोबियन एज, तो जैकोबियन एज में रिवेंज ट्रेजेडी आती है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कब आता है, एलिजाबेथन में आता है। एलिजाबेथन एज पर किसका इन्फ्लुएंस था, रेनेसा का था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब ये आपके जो है एग्जाम्पल दिए गए मार्लो के, डॉक्टर फास्टस, टम्बरलैंड, जो माल्टा, ये इनके वर्क हैं, इसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। शेक्सपियर के मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, ये जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। पोइट्री पर इम्पैक्ट क्या रहा, तो भैया जी मैंने आपको पहले बता दिया, पोइट्री पर इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं, खास नहीं। बस एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे, सोनेट वगैरह जो थी, वाइट जो हैं वो इंग्लैंड में लेकर के आए थे इटाली से, ठीक है। बस रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर जो है इस समय यूज़ नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो है बेहतरीन तरीके से सोनेट्स वगैरह को कंपोज किया गया। चलिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ ब्लैंक वर्स तो हम समझ रहे हैं, ब्लैंक वर्स को जो है सरे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरे एम्प्लॉयड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, तो याद रखना ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो आपके अर्ल ऑफ सरे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। कब, विद द ट्रांसलेशन ऑफ द 4th बुक ऑफ एनीड, तो इन्होंने 4th बुक ऑफ एनीड का ट्रांसलेशन किया था, उस टाइम पर इन्होंने पहली बार ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था, ये ध्यान रखना। और ये भी कब आपका आया, तो एलिजाबेथन एज का ही है, लेकिन हम लोग चूँकि रेनेसा पढ़ रहे हैं तो रेनेसा में आएगा, क्योंकि रेनेसा कवर करता है आपका पीरियड 1453 से लेकर के 1660, ठीक है। वैसे आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इसके बाद में
अरे भैया जी चल जा। एलिजाबेथनेस 1558 से 1603 ये देखेंगे। फिर जैकोबियन एज इसी में पढ़ेंगे हम लोग 1603 से 1625। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरोलाइन एज, ये सब एक में ख़त्म करेंगे। कैरोलाइन एज पढ़ेंगे 1625 से लेकर के 1649। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ 1649 से लेकर के 1660। और यहाँ तक आपका पूरा का पूरा रेनेसां समाप्त हो जाएगा। ये अभी आपके बचे हुए हैं, इसीलिए मैं उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा था, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको जितने सारे टर्म्स आते रहेंगे वो मैं बताता रहूँगा। अगर कोई भी लिटरेरी टर्म्स आ रहा है तो हम लोग अभी इस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद में हम लोग एम.एच. अब्राहिम को पढ़ेंगे। एम.एच. अब्राहिम को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग अपने टीजीटी के सिलेबस पर मूव करेंगे। क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ बीच में, तो फिर मान लीजिए मिस्ट्री प्ले है या हिस्टोरिकल प्ले कोई है, हिस्टोरिकल कोई इवेंट है, जब मैं नाम लूँगा तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ने इस वाले लेक्चर में हमें पहले बता दिया था। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग पीरियड वगैरह पढ़ रहे हैं उसके पर्टिकुलर आपको क्विज़ भी ऑनलाइन कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक मिडिल इंग्लिश के, ओल्ड इंग्लिश के, फिर मिडिल इंग्लिश के, फिर आपके जो आप एजेस यहाँ देख रहे हैं रेनेसां के, फिर इनके सब के आपको क्विज़ेस मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर हमारा सेशन आपको लगता है कि अच्छा है और लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को मोटिवेशन दीजिए। क्योंकि जब जितना ज़्यादा जो है लोग सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा वीडियो शेयर किया जाएगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को। वैसे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार पढ़ा रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। इतना तो आप सभी समझ ही रहे हैं कि भाई कंटेंट बनाने में, पढ़ाने में कितना मेहनत लगती है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एलिजाबेथन, जैकोबियन और कैरोलाइन एज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।